हे क्लास 10 के वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी और आप सभी भी बढ़िया एकदम मजे में होंगे। अगर कोई टेंशन है तो यार टेंशन का सॉल्यूशन है ना, वो है फाइट बैक सीरीज। और इस फाइट बैक सीरीज में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर की एक डिटेल वीडियो चैनल पे डाल रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 7, जहां आज हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो सीरीज को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए। अगर आप इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं तो भैया ये है फाइट बैक सीरीज, जहां हम आपको जीरो से हीरो बना रहे हैं, बेसिक से बोर्ड लेवल तक की तैयारी करा रहे हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स और प्रैक्टिस शीट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपनी मेल आईडी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं पर्सनली आपको आपकी नोट्स और प्रैक्टिस शीट मेल कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि आपके एनसीईआरटी का है, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, वीडियो नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम बेसिकली बात कर रहे होंगे किसके बारे में? आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। पहले हम देख रहे होंगे कि यार कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है, और हम साथ ही साथ देखेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होता है। यार जब हम दो फिगर्स को कह रहे हैं कि भैया ये कॉन्ग्रुएंट है, या दो शेप्स को हम कह रहे हैं बेसिकली कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी साइज, उनका शेप दोनों ही सेम होगा। वापस से रिपीट करता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि दो फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या मतलब है कि उनका शेप और उनकी साइज दोनों क्या है, सेम है। अब इसका क्या मतलब है कि भैया जब आप एक फिगर को उठा के दूसरे फिगर पे रखोगे तो वो क्या कर रहे होंगे, वो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे होंगे। अगर मैं कहता हूं कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे होंगे। मैथमेटिकली आप क्या कह सकते हैं कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एग्जांपल, क्या यहां पर स्क्रीन पे आपको दो सर्कल्स दिख रहे हैं? भैया अगर इन दोनों सर्कल्स की रेडियस सेम है तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। यही तो कंडीशन थी कि शेप और साइज अगर सेम होती है तो दो फिगर्स क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि भैया सिमिलर फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए तो आपने बोल दिया, डिफाइन कर दी कंडीशन। अब सिमिलर फिगर के लिए कंडीशन क्या होती है? तो भैया दो फिगर सिमिलर कहलाते हैं अगर उनका शेप सेम हो, बट ये नेसेसरी नहीं है कि उनकी जो साइज है वो भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों क्या है, इनका जो शेप है वो सेम है, बट जो साइज है वो सेम नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं कि जो बड़ा सर्कल है वो छोटे सर्कल का स्केल्ड वर्जन है। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर फिगर्स जो है वो एक दूसरे के क्या है, स्केल्ड वर्जन है। एक फिगर दूसरे फिगर का क्या होगा, स्केल्ड वर्जन होगा। देखिए, सारे सर्कल्स जो है रिगार्डलेस ऑफ देयर रेडियस सिमिलर होते हैं। क्यों? भैया सिमिलर फिगर की कंडीशंस क्या थी कि आपका जो शेप है वो सेम होना चाहिए। अगर जो शेप सेम है, साइज तो वैसे भी सेम नहीं होनी चाहिए, रेडियस डिफरेंट है, साइज वैसे भी सेम नहीं है। अगर शेप सेम है यानी कि ये फिगर्स क्या है, ये फिगर्स सिमिलर हैं। तो सारे सर्कल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर रेडियस, बिकॉज साइज तो मैटर करता ही नहीं है। एक ही कंडीशन है सिमिलर होने के लिए, जो कि शेप है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ की प्रॉपर्टी देखते हैं सिमिलर फिगर्स की। पहली क्या है भैया? पहली है कि अगर जो फिगर है वो सिमिलर है यानी कि उनका शेप क्या होगा, उनका शेप सेम होगा। अब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। थोड़ी देर में समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आगे आएगा। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। किनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे? दो सिमिलर फिगर के। अगर दो फिगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, उनका जो शेप है वो सेम होगा। अब भैया उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, उन करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब तक कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर ये दोनों क्लियर हो चुके होंगे। अब एक नोट देखिए,
सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं जिनके शेप और साइज सेम होता है। बट मैं वाइसे वर्सा नहीं कह सकता, यानी कि सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि सिमिलर फिगर में सिर्फ शेप सेम होती है। अगर कॉन्ग्रुएंट होना है तो उसके लिए शेप और साइज दोनों सेम होती है। तो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं बट सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। क्या ये चीज क्लियर हो चुकी है? चलिए, अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है तो अब हम आगे बात करेंगे कि भैया अगर हमें दो पॉलीगन को सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। यहां पर हमारे पास एक पॉलीगन है ए बी सी डी और एक पॉलीगन है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। भैया अगर इन्हें सिमिलर प्रूफ करना है तो दो ही कंडीशन होगी। भैया क्या होगी? पहली कंडीशन भैया होगी कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया भैया कि भैया एंगल ए जो है वो एंगल ए डैश के इक्वल होना चाहिए। अगर एक फिगर को उठा के आप दूसरे फिगर पे रखोगे तो जो एंगल ओवरलैप हो रहे हैं उन्हें आप करस्पॉन्डिंग एंगल कहोगे। तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग ए डैश है, बी के करस्पॉन्डिंग बी डैश है, डी के करस्पॉन्डिंग डी डैश है और सी के करस्पॉन्डिंग सी डैश है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये चीज आप सभी को समझ आ रही है? चलिए, यहां तक ये चीज क्लियर हो गई कि ये कंडीशन जो है ये पहला कंडीशन है जहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए अगर आप दो फिगर्स को, दो पॉलीगन्स को सिमिलर कहना चाह रहे हैं तो। दूसरा कंडीशन क्या है भैया? जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। भाई करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा भैया? ए बी के करस्पॉन्डिंग ए डैश बी डैश होगा, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है वो किसके बराबर होना चाहिए? बी सी अपॉन बी डैश सी डैश का। ये किसके बराबर होना चाहिए? डी सी अपॉन डी डैश सी डैश का। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? डी ए अपॉन डी डैश ए डैश। क्या ये क्लियर है? पहला करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है, दोनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तभी जाकर कोई फिगर क्या होगा? सिमिलर होगा। कोई पॉलीगन जो है वो क्या होगा? सिमिलर कहलाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? कंडीशन क्लियर है? अगर भैया दो पॉलीगन को सिमिलर प्रूफ करना है क्या करोगे भैया? पहली कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए भैया? इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए भैया? इक्वल होना चाहिए। क्लियर है भैया? चलिए, अब भैया अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की। अगर शेप ट्राइंगल हो, शेप पॉलीगन हो तो कंडीशन देख ली। शेप अगर ट्राइंगल हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर हमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है? अगेन भैया कंडीशन यही है। पहली कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। भैया एंगल ए जो है ए डैश के बराबर होना चाहिए, बी जो है बी डैश के बराबर होना चाहिए और सी जो है वो सी डैश के बराबर होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है भैया? पहली कंडीशन है एंगल ए डैश के, बी बी डैश के, सी सी डैश के, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है भैया करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। भैया ए बी का रेशियो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? बी सी अपॉन बी डैश सी डैश के। और वो किसके बराबर होना चाहिए भैया? ए सी अपॉन ए डैश सी डैश के। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये दोनों कंडीशंस आपके माइंड में क्लियर हो चुके हैं कि भैया दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए? क्या ये क्लियर है? इफ ये क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। भैया इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स यानी कि ऐसे ट्राइंगल्स जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। भैया करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ए डैश के इक्वल है, बी बी डैश के इक्वल है, सी सी डैश के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल को आप क्या कहेंगे भैया? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कहेंगे। अब इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स में क्या होता है भैया? जो रेशियो होता है दो करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स में वो सेम होता है, यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? बी सी अपॉन बी डैश सी डैश के। क्या ये चीज क्लियर है कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल क्या होता है? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल होता है तो उसके लिए क्या एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है कि भैया जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो बराबर होगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या हम आगे प्रस्थान कर सकते हैं? थेल्स थ्योरम को समझते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि भैया अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ की है
आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इस साइड के पैरेलल है। मान लीजिए आपने ए बी साइड से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो पॉइंट डी से स्टार्ट होता है, दूसरे लाइन को पॉइंट ई पे वो इंटरसेक्ट करता है, एक लाइन बनी है डीई। अगर डीई मान लीजिए बीसी के पैरेलल है तो आपको ये प्रूव करना है जो दूसरी दो साइड है उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा, यानी कि एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो है वो एई अपॉन ईसी के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैंने पहला कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैं बीई ज्वाइंट कर रहा हूँ, बीई ज्वाइंट कर लिया। मैं डीसी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने डीसी भी ज्वाइन कर लिया। मैं यहाँ से डी से एई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं ई से एडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये दोनों क्या है, मेरे परपेंडिकुलर हैं। चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। कंस्ट्रक्शंस में आप क्या लिख सकते हो भैया? कंस्ट्रक्शन में आप पहली चीज़ ये लिख सकते हो कि आपने क्या ड्रॉ किया है, आपने ड्रॉ किया है बी सी, बीई है, बीई एंड बीई ड्रॉ किया है और डीसी ड्रॉ किया है, और दूसरा क्या ड्रॉ किया है, मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है, तो डीपी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एई के, और क्या ड्रॉ किया है भैया आपने, क्यूई, जो कि परपेंडिकुलर किसके है, एडी के। अब एक चीज़ देखिए, मैं एरिया लेता हूँ किस ट्राइंगल का, एडीई का। मैं यहाँ पे तीन ट्राइंगल को देख रहा हूँ, ट्राइंगल एडीई को, ट्राइंगल ई डी बी को और ट्राइंगल डी सी ई को। मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन से ट्राइंगल को मैं टारगेट करूँगा, ए ई डी को, डी ई सी को और बी डी ई को। भैया मैं ए डी ई को दो बार टारगेट करूँगा। मैं क्या करूँगा, पहले एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई लूँगा, फिर मैं किसका एरिया लूँगा, एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी का, एंड वहाँ से मैं चीज़ों को आगे लेके दो साइड्स का, मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशियो बराबर करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब भैया मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ए डी ई क्या होगा, क्या एरिया ऑफ ए डी ई, अगर मैं ए डी को बेस मान लूँ तो हाफ इंटू ए डी इंटू क्यू ई होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या अगर मैं ए ई को बेस मान लूँ तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी पी होगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो चुकी है? इतना यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि मैं ए डी ई का एरिया कैसे लिखूंगा। अब भैया अगर मैं डी ई सी को लेता हूँ तो एरिया ऑफ डी ई सी कैसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ डी ई सी। तो उस केस में मैं डी पी को क्या लूँगा, परपेंडिकुलर लूँगा, तो हाफ डी पी, ठीक है, डी पी, और बेस किसको ले लूँगा, इसी को ले लूँगा। अब डी पी को परपेंडिकुलर क्यों लिया भैया, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ऐसा कोई एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं। हाँ, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है आपके पास, ये कोई ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के केस में क्या आप इसको परपेंडिकुलर नहीं मानते, क्या आप इस वाली साइड को परपेंडिकुलर नहीं मानते? मान लीजिए एबीसी ट्राइंगल है तो क्या आप एडी को परपेंडिकुलर नहीं मानते? तो क्या ये चीज़ सही नहीं होगी कि बाहर अगर साइड है तो वो भी परपेंडिकुलर काउंट होगी? तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो चुकी होगी कि भैया डीपी क्यू परपेंडिकुलर में काउंट हुआ, ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब आप एरिया किसका लेंगे भैया, डीबीई का एरिया लेंगे। डीबीई का जब मैं एरिया लेता हूँ तो बेस तो मैं किसको लूँगा, हाफ इंटू डीबी, ठीक है, डीबी को बेस लिया है और ई क्यू को मैंने क्या ले लिया है, हाइट ले लिया है। ये चीज़ क्लियर है। अब आप समझ रहे होंगे जिन साइड्स का मुझे रेशियो इक्वल प्रूफ करना है वो अब इन एरिया में है, पार्टिसिपेट कर रही है। अब मुझे क्या करना है कि भैया जो एरिया वाले पार्ट है उनको हटाना है और फिर साइड्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा या साइड्स का जो रेशियो होगा वो कहीं ना कहीं वहाँ कुछ तिगड़म बैठाऊंगा और वो चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। पहले मैं क्या लूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC लूँगा। ADE का एरिया क्या लूँगा मैं, बेस AE मान के लूँगा, तो हाफ AE इंटू DP अपॉन DEC का एरिया ले रहा हूँ, DEC का क्या है, हाफ EC इंटू DP। अब भैया यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, हाफ से हाफ कटा, DP से DP कटा, यानी कि क्या आ गया, AE अपॉन EC आ गया। अब भैया एरिया ऑफ ADE अपॉन मैं क्या ले रहा हूँ, एरिया ऑफ BDE। इस बार मैं ADE के एरिया में हाफ AD को बेस लूँगा तो QE परपेंडिकुलर था AD के, BDE क्या था, हाफ BD इंटू QE,
भैया QE से QE कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। अब मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट लिया है, इसको इक्वेशन सेकंड लिया है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो जब भैया आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, एरिया ऑफ, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ADE डिवाइड एरिया ऑफ BDE। ये किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन BD के। क्या ये यहाँ तक क्लियर है चीजें? अब भैया क्या ADE और ADE कट हो जाएगा, क्या ADE और ADE कट हो जाएगा? अब यहाँ ध्यान लगाइए, कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा। क्या भैया मैंने बोला था कि अगर दो फ्रैक्शंस डिवाइड में है तो पहला फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर में है उसका डिनोमिनेटर, जो पहला फ्रैक्शन जो कि न्यूमरेटर में है उसका डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, दूसरा फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन में, और दूसरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था वो मल्टीप्लाई होकर किसके पास आ जाएगा, पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के पास। यानी कि भैया ये ऊपर जाएंगे और ये एरिया ऑफ DEC नीचे आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले ये लिख लीजिए यार, मैं रब करूंगा, ये लिख लीजिए मैं रब करूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं, मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूं, ठीक है। और रब इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा और स्पेस कर लेते हैं। चलिए अब भैया यहां से अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BDE अपॉन क्या हो जाएगा भैया, एरिया ऑफ DEC। अब यहां पे क्या होगा भैया, ये EC जो EC डिनोमिनेटर में जाएगा AD के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा AD। अब इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको एज इट इज ही रहने दीजिए, AE अपॉन EC, कंफ्यूजन ना हो, एज इट इज रहने दीजिए AD अपॉन BD। अब भैया ट्राइंगल BDE को देखिए, BDE क्या है, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल क्या है, DEC, ये वाला है। अब दोनों ट्राइंगल क्या सेम बेस पे है, सेम बेस पे दो ट्राइंगल होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो एरिया BDE का किसके इक्वल होगा भैया, एरिया BDE का किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ DEC के। अब ये दोनों इक्वल है तो कटेंगे, ये क्या हो जाएगा 1, तो AE अपॉन EC किसके इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन BD के, है ना। AE अपॉन EC किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC किसके इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन BD के। क्यों भैया, ये वाला जो टर्म है अब ये इधर जाएगा, है ना। तो हो गया भैया AE अपॉन EC किसके इक्वल हो गया, AD अपॉन BD के। क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या ये चीज समझ में आ गई? आपको थेल्स थ्योरम प्रूफ करते टाइम ये चीज ध्यान में रखनी है कि तीन ट्राइंगल्स का एरिया लेना है, बट जो ट्राइंगल ADE है यानी कि अपर ट्राइंगल, उसका पहले आप इस साइड को बेस मानेंगे और एरिया निकालेंगे, और इस साइड को बेस मान के एरिया निकालेंगे। आपको बस ये देखना है कि जो मैं चार ट्राइंगल्स का एरिया लिख रहा हूं, तो मेरी चारों साइड जिनका मुझे रेशियो लेना है वो उसमें इन्वॉल्व हो। अब क्योंकि एक ट्राइंगल दो बार आ रहा है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी दो जो बचे ट्राइंगल हैं वो सेम बेस पे है तो उनका एरिया इक्वल होगा, तो वो भी कट जाएगा। तो बस आपको साइड्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और उनके रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हो चुका है, क्या ये चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थ्योरम में बढ़ते हैं, जो कि है थ्योरम 6.2। अब थ्योरम 6.2 क्या कहता है? थ्योरम 6.2 ये कहता है कि अगर इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अभी जो थ्योरम किया थेल्स थ्योरम, उसका रिवर्स है, कन्वर्स है। यहां पर भैया आपको क्या दे रखा है कि रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या दिया है कि भैया AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल होगा। ये गिवन है। चलिए अब भैया क्या मैं यहां कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं? तो कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या किया भैया आपने? कंस्ट्रक्शन आपने किया DE डैश आपने बनाया विच इज पैरेलल टू BC, और ये जो आपने कंस्ट्रक्शन किया, आपने D को E डैश में बनाया, आपने ये अज्यूम किया कि भैया अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो मैं एक लाइन बनाता हूं DE डैश जो पॉइंट E डैश पे AC को इंटरसेक्ट करती है, तो DE डैश क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। अब DE डैश अगर BC के पैरेलल होगा, थेल्स थ्योरम यूज करके क्या मैं ये लिख सकता हूं भैया, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE डैश अपॉन E डैश C के।
क्या ये चीज क्लियर हो चुकी है कि भैया ये मैंने थेल्स थ्योरम यूज किया, थ्योरम 6.1 मैंने यूज किया और मैंने लिख दिया कि भैया डीई डैश अगर पैरेलल है बीसी के तो मैंने ये बोला एडी अपॉन डीई किसके इक्वल होगा, एई डैश अपॉन ई डैश सी के। तो भैया यहां से ये देखिए एडी अपॉन डीबी है ये, सॉरी एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है, एई अपॉन ई सी के, और एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है, ए डैश अपॉन ए डैश सी के। यानी कि अगर मैं इसे 1 मानता हूं, इसे 2 मानता हूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एई अपॉन ई सी जो है किसके इक्वल होगा, ए डैश ई डैश अपॉन ई डैश सी डैश के। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है? अब भैया दोनों साइड प्लस कर दो, एड 1 ऑन बोथ साइड, एड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड आपने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा भैया, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए डैश ई डैश अपॉन ई डैश सी डैश प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ये क्या हो जाएगा भैया, ए डैश ई डैश प्लस ई डैश सी डैश अपॉन ई डैश सी डैश। भैया ए ई अपॉन, अब यहाँ पे ध्यान से देखो भैया, ध्यान से नजर लगाओ यहाँ पर, ए ई क्या है भैया, ए ई क्या है, ये कलर ले लेते हैं, ए ई क्या है, क्या इतना पार्ट ए ई है, क्या इतना पार्ट ए ई है, ये विजिबल नहीं होगा आई गेस। 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा थिकनेस मोटा कर लेते हैं, चलिए कलर ये ले लेते हैं, ये वाला। क्या ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ई है, ये ए ई हो गया, और ए ई प्लस ई सी करोगे, ए ई, ये ए ई है, ए ई प्लस ई सी करोगे, ए ई प्लस ई सी क्या आपको ए सी मिलेगा। चलो ये चीज क्लियर है, पहली चीज क्लियर हो गई कि ए ई प्लस ई सी आपको क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। अब भैया आप ए ई डैश ये ले लो, ये लाइन हुई, इसमें ई डैश सी प्लस करोगे, इसमें ई डैश सी प्लस करोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। तो भैया दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है, भैया दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है, ये भी आपको ए सी मिल रहा है और ये भी आपको ए सी मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई डैश सी डैश, ये कटा। तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं EC किसके बराबर है, ई डैश सी डैश के। अब EC अगर EC जो है वो ई डैश सी डैश के बराबर है, इसका मतलब जो पॉइंट E और ई डैश जो है, पॉइंट E एंड ई डैश जो है वो क्या कर रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे, तभी EC जो है ए डैश सी डैश के बराबर है ना। हमने तो ये माना था कि भैया 2 पॉइंट अलग अलग है, बट डिस्टेंस अगर सेम आ रही है E से C की और E डैश से C डैश की और एक ही लाइन पे है, तो ये कब हो सकता है, जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हो। अब हमने अगर दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हो, हमने तो माना था कि भैया ये वाली जो लाइन होगी DE डैश वो BC के पैरेलल होगी। अब E और E डैश एक ही पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा भैया, DE विल बी पैरेलल टू BC, है ना, DE जो है BC के पैरेलल होगी। क्लियर है भैया। एक रॉन्ग असम्पशन लो, रेशियो ले लो उस रॉन्ग असम्पशन के तौर पे, ठीक है, उस रॉन्ग असम्पशन को बेसिस मान के रेशियो ले लो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। अब जो गिवन रेशियो है और ये रेशियो है, अब उन दोनों से आपको ये रेशियो इक्वल मिल जाएंगे, दोनों साइड +1 ऐड कर दो, आपको EC बराबर ई डैश सी डैश मिल जाएगा। यानी इससे क्या क्लियर हो रहा है, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो यार कमेंट सेक्शन में थम्स अप आ जाना चाहिए। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है कमेंट सेक्शन में थम्स अप ला दो यार। चलिए अब बात करते हैं थ्योरम 6.3 की। थ्योरम 6.3 का स्टेटमेंट क्या है भैया, अगर दो ट्राइंगल्स, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। चलिए अब यहां पर क्या बोला गया है कि भैया दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं। पहले ट्राइंगल दिया गया है ट्राइंगल ABC, फिर ट्राइंगल दिया गया है आपको DEF। अब भैया आपको सबसे पहले यहां करना होगा कंस्ट्रक्शन। मुझे ये बोलना है इन दोनों के प्रूफ क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। क्या, यहीं पे लिख देते हैं, पहले इस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि AB अपॉन DE जो है वो AC अपॉन DF के बराबर होगा और वो BC अपॉन EF के भी बराबर होगा। क्या ये चीज क्लियर है? कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, मैं PQ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, PQ ड्रॉ कर रहा हूं सच दैट, इस तरीके से कट करूंगा PQ को कि जो DP है वो AB के बराबर आएगा और साथ ही साथ DQ जो है
डी क्यू जो है वो किसके बराबर आएगा, AC के बराबर आएगा। डी क्यू किसके बराबर आ रहा है, AC के बराबर आ रहा है। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को लूंगा, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ को। मैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ को लूंगा। भैया AB किसके बराबर हो गया था, DP के बराबर हो गया था। AC किसके बराबर हो गया था, DQ के बराबर हो गया था। दो चीजें क्लियर हो चुकी है, दो चीजें क्लियर हो चुकी है। अब आगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे ही रखा था, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। क्या यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल DPQ के। ठीक है, यहाँ पे बना लीजिए, ये आपका क्या बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे वापस से मैं बना लेता हूं ABC और ये मैंने बना लिया DEF और ये जो होगा PQ। अब आप लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। कंस्ट्रक्शन से आपको AB किसके बराबर मिल गया था, DP के कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, DQ किसके बराबर मिल गया था सर आपको, भाई DQ AC के बराबर मिला था, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे AC बराबर DQ। अगेन ये भी कैसे मिला था, कंस्ट्रक्शन से। एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल A एंगल D के बराबर है। कैसे है भैया, ये तो गिवन है ये चीज। तो यहाँ पर ट्राइंगल जो ABC है किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, ट्राइंगल DPQ के। कौन सा रूल आ रहा है यहाँ पर, SAS, दो साइड एक एंगल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बाय CP/CD आप क्या इक्वल ले रहे हैं, बाय CP/CD मैं एंगल B को एंगल P के बराबर ले रहा हूँ एंड एंगल C को एंगल Q के बराबर ले रहा हूँ। ये कैसे ले रहा हूँ, बाय CP/CT। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर हो चुकी है। चलिए भैया, अगर भैया ये चीज क्लियर हो चुकी है, क्या स्टार्टिंग में मैंने ये लिखा था करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, क्या ये गिवन दे रखा था, तो ये तो गिवन है ना, एंगल B एंगल E के बराबर है एंड एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल F के। ये तो गिवन दे रखा है भैया। तो भैया यहां से देखिए, क्या ये दिख रहा है, एंगल B P के बराबर है, अभी निकाला। एंगल B E के बराबर है, अभी निकाला। ठीक है, एंगल C Q के बराबर है और एंगल C F के बराबर है। क्या यहां से इन दोनों को कंपेयर करके मैं लिख सकता हूं एंगल B जो है वो किसके बराबर होगा, सॉरी यहां से क्या मैं कंपेयर करके लिख सकता हूं कि अगर एंगल P एंगल B के बराबर है, E भी एंगल B के बराबर है, तो क्या P और E बराबर होंगे, क्या भैया P और E बराबर होंगे। और सेम इसी तरीके से Q भी एंगल F के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल जो है Q वो F के बराबर है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, क्या भैया ये PE एक लाइन है, ठीक है, PE क्या है, ट्रांसवर्सल है, और लाइंस क्या है, PQ और EF। अगर आप PQ और EF को कंसिडर करते हैं तो PE क्या है, ट्रांसवर्सल है, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो क्या भैया PQ पैरेलल टू EF आ जाएगा, क्या भैया PQ पैरेलल टू EF आ जाएगा। अब भैया अगर PQ पैरेलल टू EF आ रहा है, यहां से ये चीज क्लियर हो चुकी है भैया कि PQ पैरेलल टू EF है। क्यों PQ पैरेलल टू EF है, देखिए भैया ये जो साइड है ना PE, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, किन दो लाइंस के लिए, किन दो लाइंस के लिए, PQ और EF के लिए। PQ EF इन दो लाइंस के लिए ये जो लाइन है PE ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल P और एंगल E अभी इक्वल किए हैं, एंगल Q और एंगल F अभी इक्वल किए हैं। तो भैया अगर ट्रांसवर्सल पे दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो जो लाइंस होती है वो पैरेलल होंगी, इक्वल नहीं पैरेलल होंगी, यानी कि PQ किसके पैरेलल होगा, EF के पैरेलल होगा। प्रूफ कर दिया भैया, PQ किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अब मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इसका, चलिए भैया इसको अब मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, बहुत बढ़िया भैया, चलिए अब इसको मिटाएंगे, मिटा दिए। चलिए ये चीज क्लियर मिल गई है मुझे, क्या मिल गई है कि भैया PQ किसके पैरेलल आ रहा है, EF के पैरेलल आ रहा है। PQ मेरा EF के पैरेलल आ रहा है, ये चीज क्लियर हो चुकी है,
चलिए ये चीज क्लियर हो गई है कि PQ मेरा EF के पैरेलल आ रहा है। अब थेल्स थ्योरम लगाऊंगा, थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा कि dP अपॉन PE जो है वो किसके इक्वल होगा, dQ अपॉन QF के। किससे भैया, थ्योरम 6.1 से मिलेगा, है ना। अब इसका आप क्या ले लो, इसका आप रिवर्स ले लो, तो PE अपॉन DP क्या हो जाएगा, PE अपॉन DP क्या हो जाएगा, DQ अपॉन QF हो जाएगा, DQ अपॉन QF हो जाएगा। भैया एक चीज देखिए, यहां पर मुझे क्या करना है, मैं दोनों साइड +1 ऐड कर दूंगा, दोनों साइड +1 ऐड कर दूंगा, तो PE प्लस DP क्या हो जाएगा, PE प्लस DP, PE प्लस DP, और नीचे क्या रहेगा, DP। अब यहां देखेंगे क्या हो जाएगा भैया, DQ प्लस QF, और नीचे क्या हो जाएगा भैया, सिर्फ QF। भैया PE यानी कि ये साइड है ना, और DP यानी कि ये साइड, इन दोनों का सम होगा तो किसके बराबर आएगा भैया, DE के बराबर आएगा, DE के बराबर आएगा, तो DE अपॉन DP। चलिए DQ प्लस QF, DQ ये वाला साइड है भैया, QF ये वाला साइड है भैया, DQ प्लस QF क्या आता है भैया, DF के बराबर आता है, DF के बराबर आया है। और भैया अगर DF है नीचे तो क्या है, QF है। एक चीज यहां पर गलती हो गई, ये चीज एक बार यहां पर गलती हो गई, यहां पे आप देख लीजिएगा, जब मैंने रिवर्स किया, यहां पर हमने रिवर्स किया था दोनों साइड, तो ये रिवर्स करना रह गया था, तो ये क्या हो जाएगा भैया, जब आपने रिवर्स किया है तो ये QF अपॉन DQ हो जाएगा। अब QF अपॉन DQ है तो नीचे तो क्या आ रहा होगा, DQ ही आ रहा होगा, तो हर जगह क्या आएगा भैया, DQ। अब भैया स्टार्टिंग में हमने कंस्ट्रक्शन से ही बोला था कि DP किसके बराबर है, AB के, तो अगर DP AB के बराबर है तो भैया मैं DP की जगह AB लिख देता हूं और DQ की जगह AC लिख देता हूं। तो भैया अब देखो हो गई ना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, इसको आप AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF लिख सकते हो, और इसी तरीके से आप EF अपॉन BC को भी इसके बराबर लिख सकते हो। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो हमने क्या, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो तो हमने क्या कर दिया भैया, यहाँ से इक्वल कर दिया है, वो तो भैया इक्वल हो चुका है। अब रहा बात दो ट्राइंगल को क्या करने का, दो ट्राइंगल को सिमिलर करने का। भैया साइड्स का रेशियो क्या है, साइड्स का रेशियो क्या है भैया, साइड्स का रेशियो बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है भैया, इक्वल है, तो फिर भैया दोनों फिगर्स क्या होंगे भैया, सिमिलर होंगे। क्लियर है भैया। भैया अगर साइड का रेशियो बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो भैया क्या होगा भैया, ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ABC क्या होगा भैया, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के भैया, DEF के। क्लियर है ये चीज भैया, ये चीज क्लियर है भैया, ABC DEF के क्या होगा भैया, सिमिलर होगा। कैसे, सबसे पहले तो हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए थे, वहां से हमने करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को बराबर किया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ट्राइंगल क्या हो गया भैया, सिमिलर हो गया। थ्योरम 6.3 क्लियर। बात करेंगे 6.4 की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर थ्योरम 6.4 की आप बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, if in two triangles sides of one triangle are proportional the side of other triangle then their corresponding angle are equal and hence the two triangles are similar। क्या बोला गया है कि भैया दो ट्राइंगल में अगर एक ट्राइंगल का जो साइड है वो सेम रेशियो में है दूसरे ट्राइंगल्स का, तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करना है, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करना है, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। भैया रेशियो सेम दे रखा है, पहले एंगल सेम दे रखा था, अब रेशियो सेम दे रखा है, रेशियो सेम दे रखा है, दोनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम दे रखा है। अब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, और वहां से आपको ये प्रूफ करना है कि भैया अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर दे रखा है, तो ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। तो उसके लिए पहले करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए भैया आपको क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, वो ट्राइंगल्स क्या है भैया, वो ट्राइंगल्स हैं ABC, ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल DEF का। भैया सेम है, इस तरीके भी इस बार भी हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे PQ इस तरीके से करेंगे कि जो DB बनेगा वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, एंड AC जो होगा वो किसके बराबर होगा, DQ के बराबर होगा। इस लाइन को आप थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं ताकि वो और बेटर जस्टिफाइड लगे जो हमने लिखा है।
यहां तक क्लियर हो गई है चीजें कि भैया हम यहां तक करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन कर देना है और यहां तक चीजों को आपको लिख देना है। अब आप क्या करेंगे, आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर दे रखा है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर दे रखा है मतलब आपको अगर ये दे रखा है कि ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर दे रखा है, ए सी अपॉन ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर दे रखा है, आपको ए सी अपॉन डी एफ के बराबर दे रखा है, और दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरा आपको बी सी अपॉन ई एफ के भी बराबर दे रखा है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। यार ये एक चीज दे रखी है ना, अब इसी पे फोकस कीजिए। ए बी अपॉन डी ई जो दिया है और ए सी अपॉन डी एफ दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन से मैंने ये चीज लिख रखी है। क्या यहां से भैया ये चीज लिखना जायज होगा कि ए बी की जगह मैं क्या लिख दूं, डी पी लिख दूं? बहुत ही बढ़िया, ए बी की जगह मैं डी पी लिख दूं और भैया नीचे क्या है भैया, डी ई है। ए सी की जगह क्या डी क्यू लिखना वाजिब होगा और नीचे डी एफ है। क्या रेसिप्रोकल ले सकता हूं इसका, यहीं पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं भैया। क्या रेसिप्रोकल ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, डीई अपॉन क्या हो जाएगा भैया, डीई अपॉन डीपी हो जाएगा, डीई अपॉन डीपी हो जाएगा, और क्या यहां पर हो जाएगा भैया, डीएफ अपॉन डीक्यू हो जाएगा। क्या दोनों साइड आप -1 कर सकते हैं, क्या दोनों साइड आप -1 कर सकते हैं, तो दोनों साइड -1 किया तो क्या ऊपर न्यूमरेटर में डीई माइनस डीपी हो जाएगा, क्या नीचे डिनोमिनेटर में डीपी रहेगा, क्या ऊपर आप देखेंगे डीएफ माइनस डीक्यू हो जाएगा, क्या भैया नीचे जो है वो डीक्यू रहेगा। अब भैया डीई माइनस डीपी देख लीजिए, डीई क्या है, ये साइड है डीई। अब उसमें जब आप डीपी यानी कि ये साइड माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला साइड बचेगा, है ना, ये वाला साइड ही बच रहा होगा, डीई है ना, सॉरी पीई बचेगा। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा भैया, पीई, तो पीई अपॉन डीपी मिलेगा आपको। अब भैया डीएफ माइनस डीक्यू क्या मिलेगा आपको, क्यूएफ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या रेशियो मिल रहा है आपको, अब इसको रिवर्स कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, dp अपॉन पीई इज इक्वल टू dq अपॉन qf, ये चीज मिल जाएगी आपको। भैया अगर ये मिल रहा है थ्योरम 6.2 से आप क्या प्रूफ कर सकते हो कि pq किसके पैरेलल है, ef के। अगर pq ef के पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप क्या ले सकते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, हाँ। अब भैया ये जब प्रूफ हो चुका है PQEF के पैरेलल है तो एंगल P किसके इक्वल ले सकते हो, एंगल E के। ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q जो है वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा। DQP जो है वो QFE के इक्वल हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हो गए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें क्लियर है भैया, सभी को क्लियर है तो भैया चैट पे थम्स अप कर दो। क्लियर है भैया तो चैट पे थम्स अप कर दो कि अब तक जहां तक हमने पढ़ लिया है वो चीज क्लियर है, वो चीज क्लियर हो चुकी है। अब ट्रायंगल, अब देखिए इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है कैसे हुई भैया, हमने क्या किया, एक चीज मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं। हमने यहां पर dp अपॉन पीई का रेशियो, यहां पर आपने dp अपॉन जो पीई का रेशियो है किसके बराबर कर दिया है, dq अपॉन qf के रेशियो के बराबर कर दिया है। कैसे बराबर किया भैया, पहले तो आपको जो रेशियो गिवन था उस रेशियो में आपने ab की जगह dp लिख दिया, ac की जगह आपने क्या लिख दिया, dq लिख दिया। रिवर्स किया, दोनों ही साइड LHS RHS -1 किया तो आपको वो रेशियो मिल जाएगा अगर आप वापस से उसे रिवर्स कर दोगे सबट्रैक्ट करने के बाद। अब भैया जब ये मिल गया तो हमने बोला भैया थ्योरम 6.2 से कि PQEF के पैरेलल होगा। अगर भैया ये होगा तो जो एंगल DPQ होगा, एंगल DPQ किसके बराबर होगा भैया, एंगल DEF के। और भैया एंगल जो है DQP जो है, DQP किसके बराबर होगा, DFE के बराबर होगा। अगर ये चीज प्रूफ हो चुकी है, ये चीज आपकी प्रूफ हो चुकी है तो इसको यहां ले लेते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, किन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, मैं DPQ की बात करूंगा और ट्रायंगल DEF की बात करूंगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहां लिख देता हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रायंगल DPQ, और ट्रायंगल किसकी बात कर रहा हूं, DEF की बात कर रहा हूं। क्या यहां पर दो एंगल्स इक्वल हैं, और वो दो एंगल क्या है भैया, और वो दो एंगल क्या है भैया, वो दो एंगल हैं ये, क्या वो दो एंगल ये है,
क्या ये चीज क्लियर है भैया? अगर मैं DPQ और DEF की बात करता हूं तो अभी हमने ये दो एंगल्स को क्या किया है भैया, इन दो एंगल्स को इक्वल किया है। अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो एक क्राइटेरिया से मैं क्या करूंगा भैया, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल दूंगा, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल दूंगा। अगर भैया ये दो ट्राइंगल DPQ जो है DEF के सिमिलर हो जाएगा तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है भैया, DP अपॉन DE, सॉरी DP अपॉन DE हो जाएगा। DP जो है इस वाले ट्राइंगल का और बड़े वाले ट्राइंगल का DE साइड हो जाएगा, तो DP अपॉन DE और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, DQ अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का DF, DQ अपॉन DF किसके इक्वल हो जाएगा भैया, ये इक्वल हो जाएगा आपके किसके, BC अपॉन EF के इक्वल हो जाएगा, सॉरी EF अपॉन BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। तीसरी साइड क्या हो जाएगी भैया आपकी, PQ अपॉन EF होगी, PQ अपॉन EF होगी। ये चीज क्लियर है भैया? चलिए अब इसको मार्क कर लीजिए, आप इसको 1 मार्क कर लीजिए। ठीक है, 1 मार्क कर लीजिए, या पहले अगर 1 मार्क किया होगा तो जो भी इसका नंबर आ रहा होगा वो इसको मार्क कर लीजिए। अब क्या पहले हमने ये गिवन लिखा था भैया AB अपॉन DE, क्या इस चीज को मैंने गिवन लिखा था AB अपॉन DE किसके बराबर होगा, BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, CA अपॉन FD के बराबर होगा, CA अपॉन FD के बराबर होगा। क्या यहां पर गौर करने वाली बात है कि AB को मैं वापस से DP मान सकता हूं? क्या ये गौर करने वाली बात है कि AB को मैं वापस से DP मान सकता हूं? AB को मैं वापस से DP मान सकता हूं, तो ये DP अपॉन DE हुआ है ना, तो इसको मैं रब करके यहां पर क्या मैं AB की जगह DP लिख सकता हूं? अगर मैंने DP लिख दिया है तो भैया क्या यहां से दो साइड्स इक्वल आपको नजर आ रही हैं? क्या भैया DP अपॉन DE यहां भी नजर आ रहा है? क्या DP अपॉन DE यहां भी नजर आ रहा है? तो क्या मैं यहां से PQ अपॉन EF को BC अपॉन EF के इक्वल लिख सकता हूं? तो भैया मैंने लिख दिया PQ अपॉन EF को किसके इक्वल लिख दिया भैया मैंने, BC अपॉन EF के। तो भैया ये गया, अब PQ जो है किसके इक्वल हो गया है, PQ जो है BC के इक्वल हो चुका है। अब भैया जब PQ BC के इक्वल हो चुका है तो अब इस ट्राइंगल DPQ और ABC की बात करेंगे, तीन साइड इक्वल हो चुकी हैं। AB DP के इक्वल था पहले से ही, AC की अगर आप बात करते हैं तो वो DQ के इक्वल था पहले से ही, अब BC PQ के भी इक्वल हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है भैया, चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसे रब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है अगर आपने तो इसे रब कर देते हैं भैया, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। चलिए अब आप दो ट्राइंगल ले लीजिए, क्या ट्राइंगल लेंगे आप, ABC, और दूसरा ट्राइंगल आप क्या ले लेंगे, DPQ। यहां पर क्या AB जो है वो DP के पहले से ही बराबर था कंस्ट्रक्शन से, है ना, ये तो चीज कंस्ट्रक्शन से ही बराबर हो गई थी। क्या यहां से एक और चीज मैंने प्रूफ कर दी कि भैया जो BC है वो PQ के बराबर है ना, अभी अभी आपने प्रूफ किया। और भैया क्या यहां से आपने AC को पहले से ही कंस्ट्रक्शन से DQ के बराबर लिख रखा था, है ना, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अब क्या यहां पर SS क्राइटेरिया से ABC जो है किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है, DPQ के, है ना, क्लियर हो चुका है कौन सा रूल, SSS। अब भैया एक चीज क्लियर हो चुकी है कि ABC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, DPQ के। अगर ABC DPQ के कॉन्ग्रुएंट है, क्या यहां से मैं एंगल A को एंगल D के बराबर लिख सकता हूं? क्या मैं यहां से एंगल B को एंगल P के बराबर लिख सकता हूं? क्या मैं यहां से एंगल C को एंगल Q के बराबर लिख सकता हूं? क्या ये चीजें सही हो सकती हैं? अगर ये चीजें सही हो सकती हैं तो एंगल P तो ऑलरेडी एंगल E के बराबर था, तो एंगल B एंगल E के बराबर हो गया। एंगल Q DQP ऑलरेडी किसके बराबर था, एंगल F के बराबर था, QFE के। तो भैया यहाँ से एंगल A एंगल D के बराबर हो गया, एंगल B एंगल E के बराबर हो गया, एंगल C एंगल F के बराबर हो गया। तो अब ट्राइंगल अगर लेते हैं ABC एंड ट्राइंगल लेते हैं DEF, तो भैया करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो तो ऑलरेडी इक्वल है, एंगल A एंगल D के बराबर है,
ठीक है। एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो चुका है, एंगल ई के बराबर हो चुका है। एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर हो चुका है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है पहले से ही आपको क्या दे रखा था, इक्वल दे रखा था। तो क्या मैं इन दो ट्राइंगल्स को अब कह सकता हूं कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है? क्या ये चीज क्लियर है आपको? क्या ये चीज क्लियर है? थ्योरम 6.4 इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड का रेशियो बराबर दिया था। साइड के रेशियो से पहले हमने जो बड़ा वाला ट्राइंगल था DEF, वहां पर साइड्स को जो दो साइड्स थी PQ और EF, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ किया। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिया। फिर वहां से चीजों को आगे हमने दौड़ाया, ठीक है। एंड फिर फाइनली हमें ABC हमने किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, DPQ के। एंड वहां से ABC को हमने DEF के सिमिलर प्रूफ किया। क्या ये चीज क्लियर है? थम्स अप है। चलिए अब आगे बात करते हैं थ्योरम 6.5 की। थ्योरम 6.5 क्या कहता है कि भैया अगर एक एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर एक एंगल, मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अब इसको कौन सी दो साइड्स ले रही हैं, AB और AC। यहाँ पे दो साइड क्या है, DE और DF। तो भैया अगर मैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू DQ, हाँ AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन AF ले लूंगा, ये रेशियो इक्वल दे रखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि भैया जो ट्राइंगल ABC है वो किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल DEF के। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? आपको क्या प्रूफ करना है? तो भैया एक चीज यहां देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन अगेन सेम कंस्ट्रक्शन होगा। क्या सेम कंस्ट्रक्शन होगा? PQ ड्रॉ करोगे, इस PQ को अगेन आप थोड़ा नीचे ड्रॉ करोगे, PQ को आप ड्रॉ करोगे, थोड़ा नीचे ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब जब मैंने PQ को ड्रॉ किया है, अब यहां से कंस्ट्रक्शन से ही क्या मैं वापस से AB को DP के इक्वल मान सकता हूं? कंस्ट्रक्शन से क्या मैं यहां से DQ को, यहाँ पे मैं AC लिख लेता हूँ, क्या मैं यहाँ से AC को DQ के इक्वल मान सकता हूँ? ये भी मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, कंस्ट्रक्शन से ही बोल रहा हूँ। क्या ये चीज क्लियर है? क्या मुझे गिवन एक चीज दे रखी है कि एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, और AB अपॉन DE का जो मैं रेशियो लेता हूँ वो किसके बराबर आता है, AC अपॉन DF के बराबर आता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? मुझे इन दोनों ट्राइंगल ABC और DEF को सिमिलर प्रूफ करना है। भैया क्या गिवन क्या दे रखा है, ये क्या भैया यहाँ पर मैं AB की जगह DP लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता यार, AB की जगह मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, AB की जगह मैं DP लिख सकता हूँ। क्या इसमें आप एग्री करोगे? तो मैंने ये लिख दिया DP अपॉन DE। भैया AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DQ लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्वल है DQ अपॉन DF। क्या इसमें आप एग्री कर रहे हो? चलिए क्या इसका मैं रेसिप्रोकल ले सकता हूँ, उसको मैं यूं लिखूंगा DE अपॉन DP। यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, DF अपॉन DQ। क्या दोनों साइड में -1 कर सकता हूँ भैया? कर सकते हो। क्या ऊपर DE माइनस DP हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, नीचे DP रहेगा। क्या भैया DF माइनस DQ रह जाएगा, और नीचे क्या रहेगा भैया, सिर्फ DQ। DF माइनस DQ आपको दिख रहा होगा कि जो DF माइनस DQ मैं करूंगा तो मुझे QF वाली लाइन मिल जाएगी, है ना। और DE माइनस DP जब मैं करूंगा तो मुझे PE मिल जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या मिल जाएगा भैया मुझे, PE अपॉन DP, PE अपॉन DP। नीचे क्या मिल जाएगा भैया मुझे, QF अपॉन DQ। अब भैया इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, DP अपॉन PE किसके बराबर मिलेगा मुझे, DQ अपॉन QF के। भैया अब आप यहाँ पे देखिए कि जो DP अपॉन PE जो है और DQ अपॉन QF जो है, इनका रेशियो बराबर है। थ्योरम 6.2 से क्या मैं ये लिख सकता हूं PQ पैरेलल टू EF है। अगर PQ पैरेलल टू EF लिख रहा हूं, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि भैया एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल Q जो है वो एंगल F के बराबर होगा, है ना। दो साइड्स पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन आप क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या ये चीज क्लियर हो चुकी है? क्या ये चीज क्लियर हो चुकी है? चलिए अब भैया आप दो ट्राइंगल्स ले लीजिए। यहां पर कौन से दो ट्राइंगल लिए जाएंगे, ABC ले लूंगा, और मैं ले लूंगा DPQ।
ABC और DPQ, ठीक है। अब भैया ABC DPQ में एंगल A एंगल D के बराबर है, AB और DP तो कंस्ट्रक्शन से ही बराबर थे और AC और DQ भी कंस्ट्रक्शन से बराबर थे। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा दिया, AB को मैंने DP के बराबर लिख दिया। ये तो भैया बाय कंस्ट्रक्शन था, ये तो भैया बाय कंस्ट्रक्शन था। एक और साइड बाय कंस्ट्रक्शन थी, क्या भैया, एक और साइड बाय कंस्ट्रक्शन थी, AC इज इक्वल टू DQ। ये भी भैया कंस्ट्रक्शन से ही बराबर था, ये भी भैया कंस्ट्रक्शन से बराबर था और एंगल A एंगल D के बराबर है। ये क्या है भैया, ये गिवन है भैया, ये भैया गिवन है, ठीक है। चलिए यहाँ से भैया SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया, ABC को आपने किसके सिमिलर रख दिया भैया, DPQ के, DPQ के। कौन सा रूल लगाया, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब भैया यहाँ से मैं एंगल B को एंगल P के इक्वल ले सकता हूँ। भैया ABC को आपने DPQ के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है ना। इसको थोड़ा और बेटर कर देते हैं तो आपको हाईलाइट में आ जाएगा मैं किन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अलग कलर ले लेते हैं, हाँ ये मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, DPQ की बात कर रहा हूँ। उसको हमने ABC के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। ये ABC है, ये भैया आपका ABC है, ठीक है। चलिए तो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ भैया, CPCT से एंगल B एंगल P के इक्वल होगा और भैया क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल C एंगल Q के इक्वल होगा। ये चीज़ क्लियर है भैया, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। अब भैया यहाँ से एंगल P देखो किसके इक्वल था, E के इक्वल था, ठीक है। एंगल P किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है। इन दोनों को कंपेयर करके क्या आप लिख सकते हो कि एंगल B एंगल E बराबर है और एंगल C एंगल F बराबर है। क्योंकि एंगल C एंगल Q के बराबर है, एंगल Q एंगल F के बराबर है, तो CF भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आसानी से ABC को DEF के सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे भैया, भैया एक एंगल आपको दे रखा है, क्या, एंगल B बराबर एंगल E, ये, और दूसरा एंगल एंगल C बराबर एंगल F। तो क्या मैं यहाँ से आसानी से दो एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल ABC को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ ट्राइंगल DEF के। कौन सा क्राइटेरिया लगाऊंगा, AA क्राइटेरिया लगाऊंगा। भैया अगर ये चीज हमारी हो चुकी है, सिमिलर हो चुका है, यही तो हमें करना था। क्या ये चीज क्लियर हो गई है भैया, क्या ये चीज क्लियर हो गई है भैया। चलिए ये चीज क्लियर। अब भैया आते हैं इस सेगमेंट के आखिरी पार्ट पे, हम समरी लेंगे। सबसे पहले सिमिलर फिगर क्या होते हैं भैया, जिनका शेप सेम होता है। अगर फिगर का शेप सेम है, साइज की जरूरत नहीं है, साइज नेसेसरली नहीं है कि सेम ही होना चाहिए, शेप सेम है तो भैया आपके फिगर्स क्या है, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज, शेप और साइज दोनों ही सेम होना चाहिए। भैया सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं बट सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। पॉलीगन्स की अगर हम बात करेंगे कब जाके सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब भैया बीपीटी क्या कहता है, जिसे आप थेल्स थ्योरम कहते हैं, कि भैया अगर आपने एक लाइन एक साइड से पैरेलल ड्रॉ की है दूसरी साइड पे, तो वो जो दो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब भैया इसका उल्टा कह सकते हैं कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड इन सेम रेशियो, अगर रेशियो सेम है तो पैरेलल है। भैया पहला थ्योरम ये कहता है बीपीटी कि भैया अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम है। कन्वर्स ये कहता है कि भैया रेशियो सेम है तो पैरेलल है। क्लियर है। फिर भैया ए क्राइटेरिया कि भैया करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड जो है सेम रेशियो में होंगे और भैया दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ए क्राइटेरिया ये कहता है, डबल ए क्राइटेरिया ये कहता है कि दो एंगल अगर एक ट्राइंगल के इक्वल होंगे तो भैया वो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रिपल एस क्राइटेरिया ये कहता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और ट्राइंगल सिमिलर होगा। उम्मीद करता हूं यार ये जो ट्राइंगल चैप्टर है जिसमें पांच थ्योरम्स है, लेकिन अगर बेसिक समझ में आ रहा है आपको, बेसिक क्या करना है, लास्ट वाले तीन जो हमने क्राइटेरिया वाले थे उन तीनों को हमने एक ही तरीके से किया। क्या भैया कि कंस्ट्रक्शन कर दिया, ए बी को डीपी के बराबर ले लिया, है ना, दूसरी साइड को हमने दूसरी साइड के बराबर ले लिया। तो यार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से काम चल रहा था, है ना। तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो जाती कि फंडा क्या है, फंडा क्लियर हो जाता है तो पांचों थ्योरम बहुत इजी है यार। और अगर पांचों थ्योरम्स आपको पता है ना तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो यार। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में डाउट भी बहुत होगा, इसीलिए इस सीरीज के खत्म होने के बाद एनसीईआरटी एक्सप्रेस आएगी जहां पर मैथ्स
सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम कर रहे होंगे। तो यार अगर आप इंटरेस्टेड हो उस सीरीज के लिए तो पहले तो इस सीरीज में प्यार बरसाना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। जितना ज्यादा लाइक उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन हाई, जितना ज्यादा मेरा मोटिवेशन हाई उतना आपके लिए यूजफुल कंटेंट आएगा चैनल पे, और जितना यूजफुल कंटेंट आएगा नंबर किसके बढ़ेंगे? आपके बढ़ेंगे। नंबर बढ़वाना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए सब्सक्राइब करो पहले, बेल नोटिफिकेशन घंटा दबा दो यार, फिर उसके बाद जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। उम्मीद करता हूं यार आपकी पढ़ाई अच्छी ही चलेगी इन वीडियोस के बाद। फिर मिलेंगे इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 जो कि होगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।